नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप उसमें क्या देखना चाहते हैं। आपने कहा सत्ता से सीधे और तीखे सवाल। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और सैकड़ों लोगों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। लेकिन इन बधाइयों के साथ जिसे खास बधाई ने सबका ध्यान खींचा है वो है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, आदरणीय सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उनको स्वस्थ स्वतंत्र जीवन और सार्थक सक्रियता के लिए अनंत शुभकामनाएं। उन्होंने जीवन भर प्रभुत्ववादियों के खिलाफ जमकर शोषित, वंचित, उत्पीड़ित, उपेक्षित और अपमानित समाज के मान सम्मान और अधिकारों के लिए जो रात दिन अनवरत संघर्ष किया और संविधान विरोधी भाजपा और उनके संगी साथियों को जिस तरह ललकारा वो निरंतर रहे। इस कामना के साथ उन्हें जन्मदिन की पुनः बधाई। अब साहब ये कोई रस्मी बधाई नहीं है, क्योंकि रस्मी बधाइयां तो विपक्षी पार्टियों के राजनेता एक दूसरे को देते हैं, वो हम लगातार देखते हैं। इस बधाई में राजनीतिक संदेश है और वो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले के साल में अगर दी जा रही बधाई है तो इन संदेशों को समझना जरूरी हो जाता है, जिसके लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल। राहुल लाल जी, अखिलेश यादव ने लिखा, दोबारा पढ़ रहा हूं उसका एक खास हिस्सा उस एक्स पोस्ट का, संविधान विरोधी भाजपा और उनके संगी साथियों को जिस तरह ललकारा वो निरंतर रहे। इस कामना के साथ मायावती जी को जन्मदिन की पुनः बधाई। अब कैसे देखते हैं आप इन शब्दों को और इनकी बनावट को? नीरज जी, अगर अखिलेश जी ने मायावती जी को वो बधाई वो पहली बार तो नहीं दी है, तो बिल्कुल जो आज का उन्होंने जो बधाई संदेश दिया है उसके संदेश बिल्कुल अलग किस्म के हैं। क्योंकि जब मैं आपके कार्यक्रम में आया तो मैंने 2025 में भी जो उन्होंने बधाई संदेश भेजा था उसको भी हमने देखा कि 2025 में उन्होंने किस रूप में बधाई संदेश दिया था। तो 2025 का बधाई संदेश एक सामान्य रूप से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाओं से एक सामान्य जो बधाई संदेश होता है उसी रूप में था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जिस प्रकार से एक लंबा चौड़ा सा मैसेज और जिस तरह से उन्होंने आखिरी खंड जो जिसको आप, मैं उस खंड की तरफ तो आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि देश के राजनीति में नीरज जी ऐसे कितने नेता हैं जिनके लिए हर तरफ हर वर्ग, चाहे वो दूर से दूर विरोधी हो, दूर से दूर समर्थक पार्टी हो, आज जिस तरह से 70वां वर्ष उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, समाजवादी पार्टी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, हर तरफ से उनके लिए बधाइयों की एक तरह से कह लीजिए बौछार लगी हुई है। तो ये है कि अभी भी उत्तर प्रदेश में जो लोग ये मानते हैं कि केवल वोट शेयर के आधार पर उनकी जो है कि वोट प्रतिशत काफी कम हो गया है, उत्तर प्रदेश के राजनीति में वो अभी भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रख रही है। तो आज के डेट में ये एक रेखांकित वाला मामला हो गया नीरज जी, वो बधाई संदेशों से भी दिख रहा है। दूसरा चीज कि जो अखिलेश जी कह रहे हैं, अखिलेश जी जिस तरह से यहाँ पे रेखांकित कर रहे हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी से और प्रभुत्ववादी शक्तियों से आप उसी तरह से लड़ते रहे, यह सीधा सीधा संदेश है। हालांकि मायावती जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि वो 2027 का चुनाव वो अकेले लड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं ये अखिलेश यादव की तरफ से एक निमंत्रण जैसा एक संकेत भी है। राजनीति में हर कुछ खुलकर नहीं होता नीरज जी, लेकिन वो मैं इसको एक स्पष्ट संकेत मानता हूं कि अगर वो अभी भी वो उन सपनों को अभी भी वो देखे जा रहे हैं राजनीति में जो 2019 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा था। और जब मैं 2019 लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, आपको देखिए उस समय भी जब उनका जन्मदिन मन रहा था तो अखिलेश यादव खुद जो है कि उनके घर पहुंचे थे उस समय। और 2025 में आप देखिए एक सामान्य बधाई संदेश था, लेकिन 2026 में फिर से ये संदेश है। तो कहीं न कहीं ये एक मामला स्पष्ट तौर पे है कि उनको अपने गठबंधन की तरफ आने का संदेश दे रहा है और साथ ही साथ ये मान के चल रहे हैं कि वो जिस तरह से अभी काफी मुखर दिखाई दे रही हैं वो बीजेपी के तमाम चीजों को लेके, अगर उनके ट्विटर को हम लोग देखें तो नए साल में आप देखिए कि अगर इंदौर में जहरीले पानी पीने से लोगों की मौत होती है तो वो वहां पे भी काफी मुखर होकर जो है कि वो आलोचना करती हैं।
अभी हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से जो है कि मेरठ में वो घटना होती है, तो मायावती जी उसके लिए, और फिर जो जिंदा जला के युवक को जिंदा जला दिया जाता है, उन मामलों पे भी उनकी सक्रिय उपस्थिति रहती है। तो दलित अत्याचार का मामला हो, ओबीसी अत्याचार का मामला हो, हर तरफ वो दिखाई दे रही है। तो हालांकि आज जो उन्होंने जो संदेश दिया, वहां पे वो फिर से तमाम पार्टियों की आलोचना करते हुए नजर आई। लेकिन अभी भी उन सब आलोचनाओं के बावजूद समाजवादी पार्टी, विपक्षी इंडिया अलायंस, उनके तरफ से फिर से वो कोशिशें हो रही हैं, जो कोशिशें 2024 में अधूरी हुई, 2027 में कहीं कहीं वो कोशिशें फिर से दिखनी शुरू हो गई है, नीरज जी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। 2019 का जिक्र किया ना, 2019 का भी मैंने वो देखा एक्सपोस्ट। तो ये वो साल था दोस्तों, दर्शकों, कि जब साथ मिलकर लड़े थे लोकसभा चुनाव मायावती और अखिलेश यादव की पार्टियां, और उस वक्त लिखा था अखिलेश यादव ने, आदरणीय मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, सामाजिक न्याय के लिए समर्पित उनका जीवन स्वयं में एक आंदोलन है, उनके जन्मदिन पर हम सबकी यही सच्ची शुभकामनाएं हैं कि उनके संघर्ष को नित नई शक्ति और सफलता मिलती रहे। तो वही राहुल लाल जी ने जो बात की कि उसके बाद से तमाम जो ट्वीट थे, जो तमाम बधाई संदेश थे, वो रस्मी थे, जो सब देते हैं एक दूसरे को। लेकिन 2019 का संदेश जब साथ मिलकर लड़े थे, और 2026 का संदेश जब आगे संभावनाएं बन सकती हैं, तो इन संदेशों को जब आप देखते हैं तो उसके कई राजनीतिक मतलब निकलते हैं। अब बुनियादी सवाल, क्या अखिलेश यादव और मायावती के साथ आने की कोई संभावना है? नीरज जी, राजनीति में संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग देखें, तो अब अखिलेश यादव देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा की दृष्टि से। तो अब उनको नजरअंदाज करना उत्तर प्रदेश के राजनीति में, वो एक तो उन्होंने अपना नया मुकाम स्थापित कर दिया है कि वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से ज्यादा जो है समाजवादी पार्टी को लोकसभा सीटें दिला चुके हैं। मायावती जी जरूर कह रहे हैं कि गठबंधन के राजनीति में उन्हें लाभ नहीं होता, लेकिन हम लोगों ने अगर देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुल पाया था, और 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सांसद बहुजन समाज पार्टी के सदन में थे। तो वो एक, और फिर हम लोग अभी 2024 में भी देख रहे हैं स्थितियां क्या हैं कि लोकसभा में जो है कि कोई प्रतिनिधित्व नहीं है बहुजन समाज पार्टी का, और राज्यसभा में भी एक है। अब उनकी सदस्यता तो नीरज जी इसी वर्ष जो है कि समाप्त हो जाएगी। तो क्या अपने 70 वर्षीय अवस्था में जिस तरह से अभी वो बहुजन समाज पार्टी को बिल्कुल वो संसद से दूर कर देंगे कि न लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व हो, न राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व हो। विधानसभा चुनाव में मायावती जी अकेले लड़के देख चुकी हैं, वहां पे भी हम लोगों ने देखा है कि वो उनका प्रेजेंटेशन कितना ज्यादा हो पाया। तो ये मोटे तौर पे हम लोगों को दिखाई देता है कि अगर वो गठबंधन में आती हैं, और जो सबसे बड़ा यक्ष सवाल है नीरज जी इस समय, कि क्या देश में इस समय और उत्तर प्रदेश के राजनीति में इस समय तीसरे त्रिकोण के लिए है जगह खुला हुआ है। एक जमाने में हम लोगों ने देखा केंद्र सरकार में किस प्रकार से उसमें तीसरी शक्तियों को बनाने के लिए कोशिशें होती थी, थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिशें होती थी। बिल्कुल। लेकिन अभी राष्ट्रीय स्तर पे और ना ही उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पे थर्ड फ्रंट जैसी बनने की कोई स्थितियां आई नीरज जी। आर और पार, यानी आप या तो आप एनडीए खेमे में हैं, या फिर आप जो है विपक्षी खेमे में हैं। इसके अतिरिक्त बीच के खेमे को कहीं कहीं वो जो जनसमर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे लोग ये चीज कहेंगे, और देखिए जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए का स्लोगन देके चल रहे हैं, देखिए ये अखिलेश जी जिनके ऊपर पहले जो है कि दलित विरोधी होने के आरोप लगते थे, तमाम कि वो दलितों के आरक्षण को उन्होंने रोका, तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते थे, उस सीढ़ी से वो बहुत आगे की यात्रा नीरज जी वो तय कर चुके हैं इस समय। और हमें लग रहा है कि 2019 अगर अभी अब 2027 के लिए अगर गठबंधन होता है, तो वो गठबंधन 2019 से भी बेहतर परिणाम देगा। वहां पे नेताओं के स्तर पे जरूर जो है कि एक समझौते की स्थिति बनी थी, लेकिन जो वैचारिक एक समझौता होना चाहिए था, वो समझौता नहीं बन पाया था। बहुजन समाज पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के लोगों को स्वीकार नहीं कर पाए थे, और वो हम लोगों ने देखा भी कि समाजवादी पार्टी को लाभ नहीं हुआ, उन्हें बहुजन समाज पार्टी की वोट ट्रांसफर नहीं हो पाए थे। लेकिन आज की समाजवादी पार्टी ऐसी है कि समाजवादी पार्टी को भी वो वोट ट्रांसफर हो सकते हैं, और समाजवादी पार्टी से भी वो वोट जो है बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफर हो सकते हैं। और हमें लग रहा है कि मायावती जी का आज का जो पूरा उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, देखिए अभी 2026 की शुरुआत हुई है, और हम लोग अब कह सकते हैं कि यहां से उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति जो है वो एक गर्माहट आज उनके जन्मदिन के समय से ही पकड़नी शुरू कर दी है 2027 के लिए। इस स्थिति में
अभी उनके लिए भी ये आवश्यक है कि उनके पार्टी के लोग पहले खुद अपने स्तर पे जो है कि सक्रिय रहें, वो अपने पार्टी को सक्रिय बनाएं, उनके कार्यकर्ताओं को जो है कि वो सक्रिय बनाएं। इसलिए अभी से ये घोषणा वो कर भी नहीं सकते कि नहीं हम तो 2027 में एक साथ लड़ेंगे। तो पहले तो बहुजन समाज पार्टी को अपने पैरों पे मजबूती से खड़े होने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो उस दृष्टि से यह रणनीति भी बेहतर है कि अभी हम कैसे अपने आप को मजबूत करें और उस पॉइंट पर वो कैसे खड़े हों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित वोटों में जिस प्रकार से अलग अलग जगहों से सेंधमारी हुई है, वहां पे उनके लिए अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत आवश्यक है। हम लोगों ने वो स्वर्णिम दौर देखा है नीरज जी की 2007 से 2012 का, और मैं अभी भी डंके के चोट पे मानता हूं कि यह सरकार भले ही बुलडोजर न्याय तमाम तरह की चीजों की बात करे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मुझसे बहुत सारे दर्शक सहमत होंगे कि 2007 से 12 का जो पीरियड था उसको भी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से काफी बेहतर समय जो है कि माना जाता था नीरज जी। तो वो सब कुछ प्लस पॉइंट उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो उनका मूल वोट शेयर जो है वो खिसकता चला गया, उसको रोकना और बहुजन समाज पार्टी को प्रासंगिक बनाए रखना, ये मायावती जी की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। मुझे ये भी खुशी है कि 70वें जन्मदिन को जब वो आज मना रही हैं, तो कम से कम उस पार्टी में अभी अब फिर से उत्तराधिकार को लेकर कोई उहापों की स्थिति नहीं है। जो आकाश आनंद को वो कभी उत्तराधिकारी बनाती है, कभी हटाती है, अब एक कुछ महीनों से वहां पर भी एक शांति की स्थिति है। और हम लोगों ने देखा कि जब उनकी पुत्री का जन्म हुआ उस समय भी मायावती जी कितनी खुश थी। तो हमें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में अब आकाश आनंद को की स्थिति को लेकर भी काफी क्लियरिटी की स्थिति बनी हुई है। पार्टी में जो पहले एक अनक्लियरिटी थी कि कौन संभालेगा आगे पार्टी का विचार क्या होगा, पार्टी किस तरह से अलग अलग मुद्दों के लिए संघर्ष करेगी, उसमें थोड़ी अस्पष्टता की स्थिति भी आते चली जा रही है नीरज जी। जी एक सवाल और यादव के नजरिए से और दलित पॉलिटिक्स के नजरिए से उत्तर प्रदेश की, कि बीते दिनों अखिलेश यादव ने एक मीटिंग की जिसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई कि पीडीए के डी पर फोकस बढ़ाते हुए अखिलेश यादव सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवार, दलित बिरादरी के प्रत्याशी उतार सकती है, उन्हें चुनाव लड़वा सकती है। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव को इसका फायदा होगा? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी खास तौर पर जाटव वोट जो है वो समाजवादी पार्टी का विरोधी माना जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसमें अगर हम लोग देखें तो जाटव वोट अभी भी कहीं कहीं मैं एक छोटा सा आंकड़ा राहुल जी अपने दर्शकों को पर्सपेक्टिव के लिए दे दूं कि 2022 में यानी पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जाटव वोट जो मिला था वो 9% मिला था, मात्र 9%। तो आज 5 साल के बाद अगर अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि वो सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवार उतार सकते हैं, तो ये उस नजरिए से भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? ये काफी महत्वपूर्ण स्थिति है। हमें लग रहा है कि अगर हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव को भी देखें नीरज जी, तो उसमें भी दलित समूह जो काफी तेजी से उन्होंने वो उस समय इंडिया अलायंस की तरफ अग्रसर हुए, उसमें बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा कि सामान्य सीटें थी और उन सामान्य सीटों पे जो है कि उन्होंने दलित प्रत्याशी खड़े किए और वो उसके अच्छे परिणाम मिले, कहीं अच्छे परिणाम नहीं भी मिले। मेरठ में हम लोगों ने देखा कि टीवी के राम को खड़ा किया गया, वो जीते भी, लेकिन मुकाबला मुकाबला बहुत अच्छा था। सुनीता वर्मा ने बहुत अच्छा मुकाबला किया, 8-10 हजार वोट से हार गई थी, लेकिन फिर भी खबरों में बनी रही। जी बिल्कुल खबरों में बनी रही और वो सीट तो ये चीजें दिखाती है कि ये जो रणनीति है कि सामान्य सीटों पे आप दलित उम्मीदवार को लाते हैं, तो ये कहीं कहीं इसके सफलता का स्वाद को जो है कि वो चख चुके हैं अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो उन्हें 2027 में भी ये प्रयोग को और 2024 से बड़ा करके इसको आगे आना पड़ेगा इसको। और हमें लग रहा है कि वो चीजें हम लोग 2027 में देखेंगे, तभी उस तबके का और उसमें विशेषकर जिस जाटव समूह को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं कि वो उनका विश्वास अभी भी नहीं बना है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीएसडीएस के आंकड़े दिखाते हैं कि कुछ युवाओं को वो अपने तरफ जोड़ने में सफल रहे वो, लेकिन अभी भी वहां पे काम करना बाकी है। तो उस दृष्टि से उन वोटों को वो लाया जा सकता है और हमें लग रहा है कि देखिए ये सब कुछ बहुजन समाज पार्टी की एक शक्ति भी है कि उस समूह में जिस प्रकार से सेंधमारी पासी समूह में कर ली गई, अन्य जगह पर गैर जाटव समूहों में हुई, वो वहां पे नहीं हुई। यही कारण है कि कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी के साथ एक गठबंधन बनाने की कोशिशें चल रही हैं। अभी खुल के देखिए वो उन पंक्तियों में नजर नहीं आता डायरेक्टली, लेकिन जब हम लोग व्याख्या करते हैं तो ये सीधे स्पष्ट तौर पर नजर आती है कि अगर मायावती जी थोड़े से भी
संकेत है अखिलेश यादव जी ने उनके 70वें जन्मदिन पे अपने तरफ से ये स्पष्ट और सीधा तौर का संकेत भेज दिया है कि वो मायावती जी के साथ फिर से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। और वो जो पीडीए में डी का मामला है, वो कहीं न कहीं जब मायावती जी साथ में नहीं आती हैं, तो वो कहीं न कहीं वहां पे वोटों के एक बिखराव की स्थिति बनती है। उसको वो सीधे-सीधे रोकना चाहते हैं नीरज जी। उस जगह पे वो बिखराव की स्थिति ना बने, क्योंकि अगर वहां पे थोड़े भी बिखराव की स्थिति बनती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता आसान होता हुआ दिखाई देता है। तो वो उनका प्रयास ये जरूर होगा। हालांकि वो अंततः मायावती जी निर्णय लेंगी कि वो गठबंधन राजनीति में उन्हें जाना है या नहीं जाना है। नहीं जाना है तो हम लोगों ने बताया कि फिर इस पार्टी के लिए स्थितियां, अगर देखिए विपक्ष की राजनीति में 2012 में सोचे कि वो सत्ता में बहुजन समाज पार्टी हट चुकी है। तो अब एक लंबा पीरियड हो चुका है। आप सोच के देखिए कि सत्ता से हटे हुए भी 14 वर्ष का वनवास जो है कि फिर से बहुजन समाज पार्टी झेल चुकी है वो। तो यहाँ पे आवश्यक है कि अब फिर से नए रणनीति, नए तेवर और नए क्लेवर के साथ वो फिर से वापस आए। नहीं तो हम अभी भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से 9.5% का लगभग उनका वोट शेयर बचा हुआ है उनका अभी 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। और मैं ये भी मानता हूं कि लोकसभा चुनाव में उनका वोट शेयर नीरज जी जितना नीचे गया, उतना नीचे जो है वो विधानसभा चुनाव में नहीं जाएगा। यहाँ पे वो उससे वोट प्रतिशत ज्यादा होगा, क्योंकि वो यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने आज कहा कि हम फिर से सरकार बनाएंगे। राहुल जी, मैं लेकिन एक सवाल इस बीच में मेरा और है कि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, सोच सकते हैं हमारी इस चर्चा के बीच में कि भाई एक इंडिया गठबंधन नाम का एक गठबंधन है जो कि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो जब आप समाजवादी पार्टी और मायावती की संभावनाएं तलाश रहे हैं साथ आने की, तो समाजवादी पार्टी और मायावती अगर साथ आ सकती हैं, ये संभावनाओं पे हम बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी इसमें कहाँ है? तो इसमें मेरा दर्शकों के लिए ये एक जानकारी भी और आपसे सवाल भी कि पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अविनाश पांडे, उन्होंने ये ऑफर किया था कि मायावती हमारे साथ आ जाएं। उसके बाद कयास लगे कि कांग्रेस और मायावती की संभावनाएं बन रही हैं। फिर मेरे साथ इसी मुद्दे की बात में प्रोफेसर रविकांत, जो कांग्रेस पार्टी के अब प्रवक्ता हैं आधिकारिक तौर पर, उन्होंने ये कहा था कि भाई इंडिया गठबंधन तो इंटैक्ट है, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो मायावती जी को अगर आना है तो वो तीसरे एक शक्ति के तौर पर हमारे साथ जुड़ सकती हैं। तो यानी कांग्रेस पार्टी भी ओपन है, इंडिया गठबंधन का बना रहना भी ओपन है, और इंडिया गठबंधन की दोनों जो पार्टियां हैं वो भी ओपन है। तो ये तो एक जो बात आप अभी कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के भी नजरिए से, तो फिर ये तो एक जिसे कहते हैं कि अब मायावती हाँ करती है ना करती है, बस वहीं रुकी हुई है बात। बिल्कुल नीरज जी, देखिए हम लोगों ने देखा था लोकसभा चुनाव के दरमियान में भी हम लोगों ने देखा था कि उसमें भी इंडिया अलायंस की तरफ से कितने प्रयास हुए थे। तो अभी भी देखिए, सबसे पहला तो दर्शकों को यह कंफ्यूजन ना हो, हम लोगों ने देखा था सोनिया गांधी के जन्मदिन के दिन जब अखिलेश यादव ने बिल्कुल डंके के चोट पे कहा था नीरज जी की कांग्रेस के साथ 2027 लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे, तो वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बिल्कुल साथ चुनाव लड़ेगी। अब अगर इंडिया अलायंस में ये दोनों पार्टियां साथ चुनाव लड़ने के लिए पहले से तैयार हैं, और ये दोनों ही पार्टियां यानी समाजवादी पार्टी भी इच्छुक है कि मायावती जी इंडिया अलायंस में शामिल हो, कांग्रेस भी इच्छुक है कि वो भी आके शामिल हो सकते हैं, तो यहाँ पे कोई उनके लिए कोई बाधा की स्थिति नहीं है। यानी पूरा का पूरा गठबंधन के प्रत्येक घटक दल जो है उनके स्वागत के लिए तैयार स्थिति में। अब जो आपने कहा, मैं बिल्कुल उसी पॉइंट पे मैं भी हूं कि वो निर्णय करना कि क्या मायावती जी उस गठबंधन में आएंगी कि नहीं आएंगी, ये निर्णय उन्हें लेना है। और ये निर्णय उन्हें कोई अभी इसी समय नहीं ले लेना है, अभी इसके लिए पर्याप्त समय बचे हुए हैं। अभी उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने पार्टी के कैडर को किस तरह से मजबूत करें, वो उनके लिए बिल्कुल पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और हमें लग रहा है कि उस दृष्टि से पार्टी एक तरह से काफी एक्टिव ढंग से काम भी कर रही है। अगर पार्टी के तमाम गतिविधियों को मैं देखता हूं, मान्यवर कांसीराम के जयंती के समय से लेकर आज जो है कि मायावती जी के जन्मदिन तक के पूरे गतिविधि को देख रहे हैं, तो पार्टी कहीं न कहीं एक लाइन में एक स्पष्ट तौर पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि उनके समक्ष चुनौतियां काफी ज्यादा हैं, उनका कैडर जो है कि उनमें विश्वास भरने की भी चुनौती है उसमें, तो वो चीजें वो कर रही हैं। तो ये काम होने के बाद ही फिर अगला निर्णय होगा उनका कि वो गठबंधन के चुनाव में जाती हैं या नहीं जाती हैं। तो हमें लग रहा है कि अभी वहां पे टाइम टेबल के लिए भी कोई स्थितियां नहीं है। अखिलेश जी ने बड़े सही समय पे, क्योंकि आज 15 जनवरी है, जन्मदिन है, इसी समय पॉजिटिव रूप उनका जो है कि उन्होंने अपना काफी ज्यादा दिखाया है मायावती जी के प्रति।
तो उत्तर प्रदेश के राजनीति में मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि यहां से 15 जनवरी मायावती जी के जन्मदिन के बाद की जो परिस्थितियां अभी दिखाई दे रही हैं, विपक्ष में कहीं न कहीं एक सकारात्मक मुद्रा विपक्ष जो है कि वो लिया हुआ है, और विपक्षी एकजुटता के लिए भी मैं मानता हूं कि एक सकारात्मक मुद्रा की स्थिति है, क्योंकि दोनों ही पक्षों को पता है, मायावती जी को भी पता है कि गठबंधन उनके लिए कितना आवश्यक है, और इन्हें भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी है, यहाँ पे एक एक वोट कितने कीमती होने वाले हैं, उसमें से अगर ये गठबंधन बन जाए तो इनकी विनिंग पोजीशन और भी ज्यादा मजबूत होती है नीरज जी। बिल्कुल। यही और वजह है कि चंद्रशेखर के साथ जो इंडिया गठबंधन की पटरी बैठने की बातें होती हैं, तो अखिलेश यादव रिलक्टेंट दिखते हैं कि भाई जब करना ही है गठबंधन तो फिर उस पार्टी के साथ किया जाए जो मूलतः दलित वोट को इन्फ्लुएंस करती है उत्तर प्रदेश में। नहीं नीरज जी, बड़ा सही सवाल है। देखिए, 2-3 मामले तो बिल्कुल क्लियर है। अभी चंद्रशेखर जो है कि इस समय तो थोड़ा हम लोगों को मेरठ वाले प्रकरण में वो एक्टिव दिखे, लंबे समय के बाद फिर से जो है वो संघर्ष करते हुए नजर आए, लेकिन उनके ऊपर जो सबसे बड़े चीजें आरोप ये लग रहे हैं कि सांसद बनने से पहले ही वो जिस प्रकार से हर जगह दलित उत्पीड़न के मामलों पे वो सुपर एक्टिव होते थे, उस एक्टिवनेस में कमी आई है। हो सकता है कि अब फिर से वो उसी एक्टिव दौर में दिखें, तो ये अगर वो उस एक्टिवनेस को वो घटाते हैं, वो उनके लिए हमें लग रहा है कि उनके पार्टी के लिए बड़ी चुनौती की स्थिति होगी, वो लगातार अगर अपनी सक्रियता में कमी करते हैं। एक तो नंबर 1 चीज ये। नंबर 2 की जो आप बात कर रहे हैं कि अगर वो गठबंधन ही करते हैं तो चंद्रशेखर कितना ज्यादा जो है कि दलित वोटों को प्रभावित कर सकते हैं। वो उनकी एक सीमा है, वो पश्चिमी यूपी या कुछ और चंद जगहों पर जो है कि पूर्वी यूपी में भी हम लोगों ने कुछ जगहों पर देखी थी लोकसभा चुनाव में कि थोड़ी बहुत वो उनकी उपस्थिति ठीक ठाक दिखी कुछ स्थानों पे, लेकिन वो एक कुछ क्षेत्र विशेष वाले स्थान है नीरज जी। लेकिन मायावती जी के साथ अगर गठबंधन होता है तो वो क्षेत्र विशेष का मामला नहीं होता है, वो सीधे सीधे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए होता है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में अगर वो गठबंधन होता है 2029 में, तो वो उत्तर प्रदेश के राजनीति के लिए नहीं होता है, वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव छोड़ने में सीधे सीधे सक्षम है। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति, वहां से जो संकेत निकलते हैं वो बड़े दूर तक जाते हैं, तो फिर उन वोटों में बंटवारे की कोई स्थिति बनती ही नहीं है नीरज जी। इसलिए अखिलेश यादव ये चीज चाहते हैं कि विपक्ष के लोग भी ये चाहते हैं कि अगर गठबंधन में शामिल ही करना है और प्रयास ही करने हैं तो वो प्रयास बहुजन समाज पार्टी के लिए होना चाहिए, मायावती जी के लिए होना चाहिए। चंद्रशेखर अभी इन लोगों के लिए तो पूरा रास्ता खुला हुआ है, उनको अपना संघर्ष करना है, तो वो अभी क्षेत्र विशेष के स्थान के लिए उनको छोड़ के मुख्य जो राजनीति है दलित राजनीति बहुजन समाज पार्टी की, उनको गठबंधन में समाविष्ट करने की कोशिशें चल रही है नीरज जी। और ये चीज दिखाती है कि बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी की प्रासंगिकता इस समय भी उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में कितनी ज्यादा बनी हुई है नीरज जी। बहुत बहुत अहम हो जाता है का 2027 का विधानसभा चुनाव, खासतौर पर इसलिए भी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपनी इस सबसे मजबूत जमीन पर एक बड़ा झटका लगा था, और 2027 में पूरे देश की नज़रें इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव पर होंगी क्योंकि वो 2029 के लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करेगा। बीजेपी के खिलाफ जितने भी दल हैं वो जिस तरीके से उनके बीच में हमें संभावनाएं बनती दिखती हैं या जिस तरह की राजनीति हो रही है, वो कई बार ये सवाल उठाती है कि आखिर सीटों का बंटवारा कैसे होगा जब इतने सारे दल एक साथ हो जाएंगे। तो आप महाराष्ट्र जैसे स्टेट को देख सकते हैं जहां पर बीजेपी के एक समय में साथी रहे उद्धव ठाकरे, वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर और शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सीटों का बंटवारा भी कर लेते हैं। या फिर बिहार जैसे स्टेट को हम देख सकते हैं। तो देखिए, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन फिलहाल आज मायावती के जन्मदिन पर एक बधाई संदेश के जरिए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चर्चाओं का, संभावनाओं का पिटारा खोला है, आने वाले दिनों में उसके इर्द गिर्द राजनीति जो है वो गर्म रहेगी, हलचल में रहेगी। हमारी नज़र उस पर बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल लाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। नमस्कार। नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप उसमें क्या देखना चाहते हैं। आपने कहा सत्ता से सीधे और तीखे सवाल। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।